आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी पीले कुत्ते के संस्मरण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मुझे आशा है कि एक जानवर के द्वारा लिखा गया ये लेख पढ़कर आप चौंकेंगे नहीं। किपलिंग महोदय ने और दूसरे कई लेखकों ने इस बात को भली भांति सिद्ध करके दिखा दिया है कि जानवर भी लाभदायक भाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और आजकल तो उन पुराने मासिक पत्रों के सिवाय जो अभी तक ब्रियान और मोंटपेली की जासूसी तस्वीरें छापते हैं, शायद ही कोई अखबार जानवरों की कहानी बिना प्रेस में जाता हो। जंगलों से संबंधित पुस्तकों में मिलने वाला परंपरागत साहित्य आपको इस लेख में नहीं मिलेगा, जैसे भलुआ भालू, संपिया सांप या शेर की कहानी। एक पीले कुत्ते से जिसने अपना अधिकांश जीवन न्यूयॉर्क के एक सस्ते फ्लैट के कोने में सैटिन के किसी पुराने पेटीकोट पर पड़े पड़े बिताया हो, जिसे मालकिन ने श्रीमती लॉन्गशॉरमैन की दावत में शराब गिर जाने के कारण कोने में फेंक दिया था, वाक्चातुर्य दिखाने की आशा नहीं की जा सकती। मेरा जन्म एक पीले पिल्ले के रूप में हुआ। तारीख, स्थान, वजन और नस्ल अज्ञात। मेरे जीवन की सबसे पहली याद ये है कि ब्रॉडवे और 23वीं सड़क के नुक्कड़ पर एक औरत मुझे टोकरी में रखे हुए किसी मोटी महिला के हाथों बेचने की कोशिश कर रही थी। मेरी मालकिन मुझे एक असली पामेरेनियन, हैम्बल्टोनियन, आयरिश, कोचीन, चाइना, स्टॉक पोजर, फॉक्स टेरियर नस्ल का कुत्ता प्रमाणित करने का झूठा दिखावा कर रही थी। वो मोटी महिला अपने थैले में पड़े हुए खुरदुरे फ्लैनल के टुकड़े की बनावट के साथ कुछ देर तक अन्यमनस्क सी खेलती रही और फिर एकाएक उसे समेटकर अंदर रख लिया। दूसरे ही क्षण से मैं उनका पालतू बन गया, अम्मा की आंखों का तारा। प्यारे पाठक, क्या कभी आपका पाला किसी 200 पौंड वजन वाली भारी भरकम महिला से पड़ा है, जो अनेक प्रकार की दुर्गंधियों से युक्त अपनी नाक को आपके पूरे शरीर पर रगड़ती हुई एमा इम्स जैसी आवाज में आपको अपना प्यारा दुलारा आंखों का तारा कहती रहे? नस्लजात पीले पितले से बढ़कर मैं एक अज्ञात कुलशील पीला कुत्ता बन गया, जो किसी अंगोरा बिल्ली और नींबू के टोकरे की वर्णसंकर संतान जैसा दिखाई पड़ता था। परंतु मेरी मालकिन अपनी बात पर अड़ी रही। उनकी राय में तो महाप्रलय के समय नोहा ने अपनी नाव में जिन 2 आदिम कुत्तों को धकेला था, वे मेरे ही गोत्र के पूर्वज थे। मेडिसन चौक के बाग में होने वाली साइबेरियन शिकारी कुत्तों की प्रदर्शनी में मुझे दाखिल कराने से उन्हें रोकने के लिए 2 पुलिस के सिपाहियों की जरूरत पड़ी। अब मैं उस फ्लैट का जरा वर्णन कर दूं। न्यूयॉर्क का एक साधारण सा मकान, जिसके दीवान खाने में संगमरमर और ऊपर की मंजिलों के कमरों में साधारण पत्थर बिछे हुए। हमारा फ्लैट 3 मंजिल नहीं, 3 जीने चढ़कर था। मेरी मालकिन ने उसे बिना फर्नीचर ही किराए पर लिया था और उसे औपचारिक चीजों से सजाया, जैसे सन 1903 का बना पुराना चमड़े से मड़ा फर्नीचर, हार्लेम के चाय घर में बैठी हुई जापानी वेश्याओं का तैल चित्र, कुछ पौधे और एक पतिदेव। भगवान की कसम, 2 पैरों वाले इस निरीह प्राणी से मुझे बहुत हमदर्दी थी। वो भूरे बालों वाला एक छोटा सा आदमी था और उसकी मूछें कुछ मेरे ही समान थी। जोरू का गुलाम। अजी उसकी हालत तो इससे भी बदतर थी। वो बर्तन मलता और दूसरी मंजिल पर रहने वाली गिलहरी के फर का कोट पहनने वाली पड़ोसिन के तार पर सूखने को डाले हुए कपड़ों की जर्जरता और सस्तेपन के संबंध में मालकिन की बकवास सुनता। प्रतिदिन शाम को जब मालकिन खाना बनाती
तब वो मुझे एक डोरी से बांधकर घुमाने ले जाने को उसे बाध्य करती। यदि मनुष्य को ये मालूम हो जाए कि अकेली रहने पर औरतें अपना समय कैसे व्यतीत करती हैं, तो वो कभी विवाह न करे। सस्ते उपन्यास पढ़ना, मूंगफली की गुड़धानी खाना, गर्दन पर बादाम रोगन की मालिश करना, बर्तनों को बिना मांजे छोड़ देना, आध घंटे तक बर्फ बेचने वाले से तेरी मेरी करना, पुरानी चिट्ठियों को पढ़ना, थोड़े से सिरके के साथ जौ की शराब पीना, घंटों तक खिड़की की दरार में से पड़ोस के मकान में झांकना, यही मालकिन की दिनचर्या होती थी। पति के आने से 20 मिनट पहले वो घर को ठीक ठाक करती और 10 मिनट तक सिलाई करने का स्वांग भरती। मैं उस फ्लैट में एक कुत्ते का जीवन व्यतीत करता था। लगभग पूरा दिन मैं अपने कोने में पड़ा हुआ उस औरत को समय बर्बाद करते देखा करता। कभी कभी मुझे झपकी लग जाती और मैं तहखानों में बिल्लियों का पीछा करने के या दस्ताने पहने बुढ़ियाओं के सामने गुर्राने के सुनहरे सपने देखा करता, जैसा एक कुत्ते को करना भी चाहिए। तब वो मुझ पर खुशामद के शब्दों की बौछार करती हुई मुझे चूमने लगती, परंतु मैं कर ही क्या सकता था। कुत्ता अपने मुंह में लौंग इलायची तो रख नहीं सकता। ईमान से कहता हूं, मालिक के साथ मुझे दिली हमदर्दी थी। हम दोनों की शक्लों में इतनी समानता थी कि बाहर निकलने पर लोग इस पर गौर करते। इसलिए राजमार्ग को छोड़कर हम गरीबों की बस्तियों से गुजरने वाली सड़क पर पिछले दिसंबर में पड़ी बर्फ खूंदा करते। एक दिन शाम को जब हम इसी प्रकार घूम रहे थे और जब मैं ऊंची नस्ल के बढ़िया कुत्ते की तरह दिखने का प्रयत्न कर रहा था और बुढ़ऊ भी कुछ रंग में थे, क्योंकि अक्सर उनकी मनस्थिति विवाह मंत्र बोलने वाले पंडित मात्र की हत्या करने जैसी रहती थी, तब मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, अरे पालतू केकड़े, मुंह क्यों लटका रखा है? मालकिन तुझे चूमती तो नहीं? कम से कम तुझे उसकी गोद में बैठकर ऐसी बकवास तो नहीं सुननी पड़ती जिसके सुनने के बाद संगीत भी गणित के सिद्धांत सा नीरस लगे। खैर मना कि तू कुत्ता नहीं है। कमर कस और उदासी को दूर भगा। विवाह रूपी दुर्घटना में घायल उस वीर ने मेरी ओर लगभग कुत्ते ही के समान चतुराई भरी नजरों से देखा। वो बोला, भाई कुतवा, प्यारे कुत्तू, तू तो लगभग मनुष्य के समान ही बोल लेता है। क्या कहना चाहता है? क्या बिल्लियों बिल्लियों लगभग बोल लेता है? लेकिन मेरी बात वो समझा नहीं। पशुओं की भाषा से बेचारा मनुष्य एकदम वंचित है। मनुष्य और कुत्तों के बीच बातचीत का समान स्तर केवल किस्से कहानियों में ही हो सकता है। सामने के कमरे में एक औरत रहती थी जिसके पास एक चितकबरा टेरियर जाति का कुत्ता था। हर शाम को उसका पति कुत्ते को घुमाने ले जाता, परंतु वो तो हमेशा सीटी बजाता हुआ खुश खुश वापस लौटता। एक दिन नीचे की मंजिल पर मैंने उस कुत्ते से दुआ सलाम की और उससे इस बात का रहस्य पूछा। मैंने कहा, ओ छैला, ये तो तुम्हें भी पता होगा कि 4 आदमियों के बीच में कुत्ते की धाय का पार्ट अदा करना कोई भी आदमी पसंद नहीं करेगा। यदि उसे ऐसा करना पड़े तो उसकी तरफ देखने वाले हर आदमी को वो कच्चा ही चबा जाने की कोशिश करेगा। परंतु तेरा मालिक तो रोज शाम को अंडों का तमाशा दिखाने वाले किसी ढीठ बाजीगर की तरह झूमता चलता है। इसका राज क्या है? मुझे मत बता कि उसे ये पसंद है। चितकबरा बोला, आसान सी बात है। वो तो अंगूर की बेटी का सेवन करता है, और वो भी बेरहम होकर। जब हम शाम को घूमने निकलते हैं तब शुरू में तो वो इतना संकोची होता है जैसे स्टीमर में जुआ खेलने वालों के झुंड में कोई रोगी आदमी। लेकिन कोई 8 मैखानों के चक्कर लगाने के बाद वो इस बात की परवाह भी नहीं करता कि हाथ में की डोरी के दूसरे सिरे पर कुत्ता बंधा है या मछली। मैखानों के चक्करदार दरवाजों से बचते बचते मेरी पूंछ भी 2 इंच कट चुकी है। उस कुत्ते से ये संकेत पाकर मैं सोच में पड़ गया। नौटंकी वाले से नोट कर लें। एक दिन शाम को करीब 6 बजे मेरी मालकिन ने मालिक को तैयार होकर लवी को हवाखोरी के लिए ले जाने का आदेश दिया। मैंने अब तक आपसे छिपाए रखा, लेकिन मालकिन मुझे इसी नाम से पुकारती थी। चितकबरे का नाम मिट्ठू था। यों तो मैं उससे कई गुना श्रेष्ठ था, परंतु इस नाम के बोझ ने मेरे आत्मसम्मान पर एक कलंक सा लगा दिया था। एक सुरक्षित और शांत गली में एक आकर्षक और साफ सुथरे मैखाने के सामने मैं अड़ गया और आंखें नीचे बदहवास दरवाजे में घुसकर इस तरह कराहने लगा जैसे अखबारों के समाचारों में पहाड़ी कुत्ते अक्सर फूल तोड़ते तोड़ते
बर्फ के गड्ढे में फंसी हुई किसी लड़की की सूचना उसके परिवार को देते समय चीखते हैं। खीसे निपोड़ते हुए बूढ़ा बोला, सत्यानाश हो इसका, ये कुत्ते का बच्चा कहीं शराब पीने को तो नहीं ले जा रहा है? वाकई, जरा देखूं तो। आराम से बैठकर शराब पिए भी कितने दिन बीत गए। चलूं तो सही। स्पष्ट था कि मछली कांटा निगल गई। टेबल पर बैठकर उसने विस्की के कई जाम चढ़ाए। घंटे भर तक दौर चलते रहे। मैं उसके पास बैठा, वेटर के लिए पूंछ हिलाता रहा और मुफ्त का खाना खाता रहा। ये खाना उससे कहीं अच्छा था जो मालकिन मालिक के आने से 8 मिनट पहले पड़ोस के भटियार खाने से मंगवाती थी, पर रौब ऐसा दिखाती थी जैसे उसने घर पर ही बनाया हो। जब स्कॉटलैंड की बनी वो सारी शराब समाप्त हो गई और टेबल पर सिर्फ जौ की रोटी बची, तब उसने मुझे टेबल के पाए से खोल दिया और मुझे इस तरह नचाने लगा जैसे कुशल मछुआ फंसी हुई मछली को डोरी से नचाता है। बाहर आते ही उसने मेरे गले का पट्टा खोलकर फेंक दिया। फिर वो बोला, प्यारे कुतुआ, मेरे प्यारे अच्छे कुत्तू, तुझे अब वो कभी नहीं चूम सकेगी। बड़ी शर्म की बात है। इससे तो अच्छा है कि जा और किसी बड़ी मोटर के नीचे दब मर। परंतु मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैं उस बूढ़े के पांवों के चारों ओर उछलने कूदने लगा। मैंने उससे कहा, अरे एहसान फरामोश, बेवकूफ, नासमझ, मुर्गी चोर, हरामजादे, क्या तू ये भी नहीं समझता कि तुझे छोड़कर मैं जाना नहीं चाहता? क्या तू नहीं जानता कि हम दोनों जंगल में भटके हुए 2 पिल्लों के समान हैं और मालकिन हमारे पीछे निर्दय भेड़ी की तरह पड़ी हुई है? तेरे पीछे बर्तन पहुंचने का तौलिया लेकर और मेरे पीछे पिस्सू मारने की दवा और पूंछ में बांधने का गुलाबी रिबन लेकर इन सारी झंझटों को काटकर सदा के लिए क्यों ना दोस्त बन जावे? आप कहेंगे कि उसकी समझ में मेरी बात नहीं आई। शायद नहीं भी आई हो, परंतु उसकी नसों में विस्की अपना असर दिखा चुकी थी। एक क्षण तक वो विचार करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा और अंत में बोला, प्यारे कुत्तू, संसार में आकर 1 दर्जन से ज्यादा जिंदगियां तो हमें मिलती नहीं और 300 वर्ष से अधिक जीवित भी कम लोग ही रहते हैं। अगर दोबारा उस फ्लैट का मुंह देखूं तो मुझ पर लानत, और अगर तू देखे तो तुझ पर 7 बार लानत है। मैं शर्त लगाता हूं कि वेस्टवर्ड हो नाम का घोड़ा जरूर रेस जीतेगा। आज डोरी का बंधन तो था नहीं। आनंद से उछलता कूदता मैं और मेरा मालिक 23वीं सड़क के उस पार खड़ी नाव पर जा पहुंचे और मार्ग में मिलने वाली बिल्लियों ने भगवान का शुक्र माना कि उसने उनको नाखून वाले पंजे दे दिए। जर्सी के निकट पहुंचकर मेरे मालिक ने एक अजनबी से कहा, मैं और मेरा कुत्ता रॉकी पहाड़ पर सैर करने जा रहे हैं। परंतु मुझे सबसे अधिक आनंद तब हुआ जब मेरे मालिक ने मेरे कान इतनी जोर से खींचे कि मैं दर्द से कराहने लगा, और तभी वो बोल उठा, अबे बंदर की शक्ल, चूहे सी पूंछ वाले, बछिया के ताऊ, तुझे मालूम है मैं तुझे आज क्या कहकर पुकारने वाला हूं? मैंने सोचा कि ये भी मुझे लवी कहेगा और इस विचार से मैं निराश होकर बिलबिलाने लगा। मेरा मालिक बोला, मैं तुझे रफीक कहकर पुकारूंगा। और ये सुनकर मुझे इतना आनंद हुआ कि यदि मेरे 5 पूंछें होती और मैं उन सबको हिलाता तो भी उस अवसर के आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता था। अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी एक पीले कुत्ते के संस्मरण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।